नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हम सब ये जानते हैं कि देश और उसका संविधान सबसे ऊपर होता है और जब कोई व्यक्ति देश में स्थापित विधान और संविधान की भावना को नकारता है या उसके खिलाफ बोलता है, जिससे देश में विद्रोह भड़कने की आशंका पैदा होती है, तो उसे न केवल गिरफ्तार किया जाता है बल्कि कड़ी सजा भी होती है। दरअसल इस तरह के मामले राजद्रोह के तहत आते हैं। अंग्रेजों के जमाने में हम इस राजद्रोह के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। हालांकि अंग्रेजों ने इस कानून को अपने फायदे और ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी हुकूमत को स्थायी बनाए रखने के लिए बनाया था। इसके लिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का प्रावधान किया और इसकी आड़ में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय नेताओं और राष्ट्रभक्तों को सजा दी थी। अंग्रेजों द्वारा इस कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से इसके औचित्य पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। यहां तक कि आजादी के बाद भी इसके पक्ष विपक्ष में आवाज उठी। दरअसल इस कानून में सजा के प्रावधान भी अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से हैं, इसलिए आज भी कभी राजद्रोह के मामले सामने आते हैं तो इस कानून की प्रासंगिकता पर बहस तेज हो जाती है, जिसमें दोनों ही मत सामने आ जाते हैं। जहां एक ओर कहा जाता है कि बाकी कानूनों की मौजूदगी में इसकी जरूरत नहीं है, तो दूसरा खेमा कहता है कि इसका अपना अलग प्रभाव है, इसकी अपनी जरूरत है। और ये बहस राजद्रोह से शुरू होकर देशद्रोह तक पहुंच जाती है, जिसकी परिभाषा बहुत ज्यादा व्यापक है। हालांकि देश में कई तरह के अराजक तत्वों को देखते हुए सरकार इस कानून को हटाने के खिलाफ है। आज विशेष में हम जानेंगे क्या है राजद्रोह और इसके तहत प्रावधान, इसका इतिहास और इससे जुड़े तमाम चर्चित मामले। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। राजद्रोह के नाम पर हुई गिरफ्तारियों से इसकी परिभाषा और इससे जुड़े कानून की ओर लोगों का ध्यान अक्सर जाता है। कोई भी शख्स अगर देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर, संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करता है या फिर नफरत पैदा करता है, ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है। उस पर आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का केस बनेगा। हालांकि इस कानून की प्रासंगिकता को लेकर हमेशा बहस भी होती रही है। जो लोग इस कानून के पक्ष में नहीं हैं, उनकी सबसे बड़ी दलील है कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखना जरूरी है। हम अक्सर राजद्रोह के बारे में सुनते रहते हैं। दरअसल इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह से जुड़ी हुई है। धारा 124A राजद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है। धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखकर या बोलकर नफरत फैलाता है या फैलाने की कोशिश करता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। देश विरोधी संगठन के साथ अगर कोई अनजाने में भी संबंध रखता है, ऐसे संगठन का किसी भी तरीके से सहयोग करता है, तो उसके खिलाफ भी राजद्रोह का मामला बन सकता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। आईपीसी का सेक्शन 124A इसको परिभाषित करता है और उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जो कानून द्वारा, विधि द्वारा एस्टैब्लिश्ड सरकार है, उसके खिलाफ कोई हेट्रेड या कॉन्टेम्प्ट की बात करता है, तो उसके अगेंस्ट राजद्रोह का चार्ज लगाया जा सकता है। राजद्रोह से जुड़ा कानून दरअसल अंग्रेजों के जमाने से है। उस वक्त अंग्रेज इस कानून का इस्तेमाल उन भारतीयों के खिलाफ करते थे जो अंग्रेजी हुकूमत की बात मानने से इनकार कर देते थे। आईपीसी की ये धारा 1870 में वजूद में आई थी। लंबे वक्त से ये बहस चल रही है कि आजादी के इतने सालों बाद भी इस कानून की कितनी जरूरत है। बहुत से कानून के जानकारों का मानना है
जबकि राजद्रोह से जुड़ी धारा 124A संविधान में दिए मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार का दमन करती है। कानून के जानकारों का तर्क है कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी व्यवस्था है। ऐसे में धारा 124A की जरूरत नहीं है। इनका तर्क है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद फैलाने और सामाजिक द्वेष पैदा करने जैसे अपराधों के लिए आईपीसी में पहले से ही अलग अलग धाराओं में सजा का प्रावधान है। इसलिए अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस कानून को खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में यह साफ किया है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी के खिलाफ राजद्रोह या मानहानि के मामले नहीं थोपे जा सकते। कुछ ऐसे भी इंस्टांसेस देखने में आए हैं जिसमें जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उनका ओवर जेलसनेस कह लीजिए या उनकी इग्नोरेंस कह लीजिए, ऐसे ऐसे विषयों पर भी राजद्रोह का चार्ज लगाया गया जो कानूनी रूप से सस्टेनेबल नहीं था। तो मैं समझता हूँ इस पे विचार करने की आवश्यकता है। और 1962 में जब ये जजमेंट आया और उसके बाद अब जो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जजमेंट आए, मोर पर्टिकुलरली जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी, उसको देखते हुए इवन जो 1962 का कानून आया, जजमेंट आई थी, उसके ऊपर दोबारा से मैं समझता हूँ विचार करने की आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना तो ये है कि इसकी व्यवस्था और कड़ी होनी चाहिए। कौन सा देश है जो इस प्रकार से अपने को खंडित करने के बारे में या अपने जो राष्ट्र ध्वज है उसके बारे में या हमारे संविधान के बारे में इस प्रकार की आलोचना स्वीकार करेगा? ये बिल्कुल असंभव है। जब भी राजद्रोह का मामला आता है उस पर हमेशा विवाद होता रहा है। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दिया गया है। इसके तहत नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और अभिव्यक्ति के अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार होते हुए भी ये अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत सरकार कानूनी दायरे में न्यायोचित प्रतिबंध लगा सकता है। देश की संप्रभुता की रक्षा, देश की निष्ठा की रक्षा, देश हित को बनाए रखने के लिए, विदेशी रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और पब्लिक ऑर्डर बरकरार रखने के लिए कानून का इस्तेमाल कर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीमाएं लगाने की व्यवस्था संविधान में है। राजद्रोह का अपराध एक बहुत ही संगीन अपराध है। इसलिए कोई भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का चार्ज लगाती है तो इसकी, क्योंकि इतना संगीन है कि उसको देखते हुए जब वो चार्ज लगता है तो वो ऐसे व्यक्ति पे लगना चाहिए जो कानून के जो प्रावधान हैं उसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको पूरा करता है। इंडियन पिनल कोड के अलावा भी कई कानून हैं जिसके अंदर राजद्रोह का विशेष एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमारे देश की सॉवरेनिटी के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाता है वो नेचुरली देश की अखंडता, देश की प्रभुता के ऊपर आलोचना या जानबूझकर उसको क्रिटिसाइज करना, जानबूझकर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नोइंगली और इंटेंशनली यदि कोई करता है तो उसको निश्चित रूप से सजा होती है। देशद्रोह की परिभाषा काफी व्यापक है। इस लिहाज से इसके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती है। इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 196 में प्रावधान किया गया है कि देशद्रोह से संबंधित दर्ज मामले में पुलिस को चार्जशीट के वक्त मुकदमा चलाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है। सिर्फ पुलिस की चार्जशीट पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अक्सर केंद्र सरकार से धारा 124(a) की साफ और सटीक व्याख्या करवाने की मांग की जाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक लोकतांत्रिक देश में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह, देशद्रोह संबंधी कानूनी प्रावधानों के बीच अक्सर तनाव उभरता रहता है और इसे लेकर लगातार चर्चा भी होती रहती है। दरअसल कानून के मुताबिक राजद्रोह राज्य के प्रति विश्वासघात और अनिष्ठा प्रदर्शित करना है। एक ऐसा अपराध जो आमतौर पर किसी राष्ट्र या संप्रभु राज्य के खिलाफ अविश्वास और उसे अस्थिर करने की कोशिश से जुड़ा हो। राजद्रोह करने वाले व्यक्ति को कानून में देशद्रोही के रूप में माना जाता है। आइए जानते हैं राजद्रोह कानून का इतिहास और इसे लेकर
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में। कोई भी शासन व्यवस्था, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो या औपनिवेशिक, संघात्मक हो या साम्यवादी, हर प्रकार की व्यवस्था में शासन के खिलाफ आवाज उठाना दंडनीय अपराध माना जाता रहा है। भारत में भी प्राचीन और मध्यकाल में ये किसी न किसी रूप में मौजूद था। आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन के दौरान लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में 1837 में प्रथम विधि आयोग ने कानूनी मसौदा तैयार किया था। उसकी धारा 113 में राजद्रोह संबंधी कानूनी प्रावधान डाला गया। जब 1860 में भारतीय दंड संहिता बनाई गई, तब इस धारा को बाहर रखा गया, लेकिन साल 1870 में धारा 113 को हटाकर राजद्रोह संबंधी प्रावधानों को धारा 124A के अंतर्गत स्थान दिया गया। अंग्रेजी शासन ने बहावी आंदोलन को कुचलने के लिए इस धारा का खूब इस्तेमाल किया। बाद के वर्षों में इसकी परिभाषा और व्यापक होती चली गई, जिसमें नफरत और अवमानना को भी जोड़ दिया गया। दरअसल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश शासन को अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए राजद्रोह संबंधी प्रावधानों को दंड के साथ अमल में लाना जरूरी जान पड़ा। इसे लेकर ही ब्रिटिश हुकूमत धारा 124A जैसा कानून देशभक्तों के खिलाफ लेकर आई थी। औपनिवेशिक दौर में बने इस कानून का मकसद जन विरोधी अंग्रेजी सत्ता की रक्षा के लिए था। इसके तहत अंग्रेजों के खिलाफ बोलना या अंग्रेजी शासन पर किसी तरीके से सवाल उठाना दंडनीय अपराध था। इसके बावजूद राष्ट्रभक्त लोगों ने ये खतरा मोल लिया और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की। देखिए, उस समय जब ये कानून बनाया गया तो फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, हमारा जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, वो अपने पीक पर था। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना करें, इस तरह के कानून के प्रावधान किए गए थे। और इसका बहुत मिसयूज़ भी हुआ। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, उन सबको भी इस कानून का यूज़ करते हुए जेलों में डाला गया और उनके अगेंस्ट भी इस तरह के चार्ज लगाए गए। कई बार राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह से जुड़े मामले का उल्लेख है। दरअसल तब ब्रिटेन में इस तरह के कानून को राजद्रोह ही कहा जाता था, इसलिए भारत में भी इसे इसी रूप में समझा गया। ये अलग बात है कि ब्रिटेन ने साल 2009 में अपने यहाँ से राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया। हालांकि राजद्रोह और देशद्रोह शब्द में पर्याप्त अंतर है। राजद्रोह का मतलब विधि द्वारा स्थापित सरकार, उसकी नीतियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ असंतोष की भावना फैलाने से है, जबकि देशद्रोह राष्ट्र के प्रति असम्मान, राष्ट्र की एकता अखंडता के विरुद्ध किया गया कार्य और राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत को पूर्णतया नकारना है। यानी राजद्रोह शासन के खिलाफ किया गया आचरण है, जबकि देशद्रोह राष्ट्र के खिलाफ। कई बार संविधान द्वारा प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजद्रोह के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में ये याद रखने की जरूरत है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ही मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है। राजद्रोह के मामले में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 1962 में ही केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में आईपीसी की धारा 124A के दायरे को बहुत सीमित कर दिया। इस धारा में ये एक तरह का संशोधन ही था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस धारा को किसी के खिलाफ तभी लागू किया जा सकेगा जब उसके कृत्य से व्यापक हिंसा भड़क उठी हो, यानी व्यापक हिंसा या हिंसा की आशंका धारा 124A या राजद्रोह का मुख्य आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी नागरिक को सरकार की आलोचना करने और उसके खिलाफ बोलने का पूरा हक है, जब तक कि वो हिंसा को बढ़ावा ना दे रहा हो। 1962 में एक जजमेंट आया था केदारनाथ सिंह के केस में, जहां की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने
इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन उसको संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। लेकिन कुछ एक उसके ऊपर प्रिकॉशन दी गई थी कि किन सर्कमस्टांसिस के अंदर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है। ये कॉग्निजेबल नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और पुलिस जो है इसमें तुरंत कार्रवाई कर सकती है और एक आदमी को अरेस्ट कर सकती है और उसको बेल भी नहीं मिलेगी। अगर इतना संगीन अपराध माना जाता है तो उस पर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो कार्रवाई करने के लिए उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए। जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो कि ये वाकई राजद्रोह का मामला बनता है। इसके बाद साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में व्यवस्था दी कि महज नारेबाजी किए जाने से राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैजुअल तरीके से एक दो बार कुछ लोगों द्वारा नारेबाजी किया जाना राजद्रोह का मामला नहीं बनता। इसके ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है, और उस रिव्यू करने के लिए सरकार ने भी इस विषय को लॉ कमीशन को भेजा गया था। लेकिन लॉ कमीशन का टर्म क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त में ख़त्म हो गया था, तो लॉ कमीशन इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट तो नहीं दे पाया। लेकिन लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर सर्कुलेट किया था, और उस कंसल्टेशन पेपर को अगर आप देखें तो उसमें भी यही निष्कर्ष निकलता है कि समय बदल गया है। मौलिक अधिकारों की जिस तरह की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसको देते हुए समय आ गया है कि 124A को इसको रिव्यू किया जाए। क्या इसकी वाकई में ही इसको कानून के अंदर रखने की ज़रूरत है, और अगर कानून में रखने की ज़रूरत है तो क्या इसको इसी फॉर्म में रखा जाए या इसमें किसी और बदलाव की ज़रूरत है। जहां तक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है तो ये असीमित नहीं है, बल्कि इस पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन है। अनुच्छेद 19(2) में कुछ आधारों का उल्लेख है जिनके आधार पर नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, जैसे लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, अपराध के लिए बढ़ावा देने के मामले में और देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए। इस तरह अगर देखा जाए तो आईपीसी की धारा 124A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के पूर्णतया असंगत प्रतीत नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजद्रोह पर आज़ादी से पहले बने कानून के तहत बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक सभी पर राजद्रोह का मुकदमा चला। आज़ाद भारत में इस कानून को ख़त्म करने की कई बार आवाज़ उठती रही, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आइए जानते हैं राजद्रोह से जुड़े कुछ चर्चित मामलों के बारे में। अंग्रेजी शासन के अधीन भारत का एक दौर। आज से 135 साल पहले जब भारतीय लोगों को पराधीनता की बेड़ियों पर जकड़े रहने के लिए मनचाहे कानून बनाए गए और भारत पर थोपे जा रहे थे। देशद्रोह का पहला मामला 1891 में अखबार निकालने वाले संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस पर दर्ज किया गया था। राजद्रोह कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीकली जनरल में यंग इंडिया नाम से आर्टिकल लिखे जाने की वजह से किया गया। ये लेख ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा गया था। 1897 में अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक पर भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया और तब उन्हें 18 महीने कारावास की सजा सुनाई गई। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला और खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। तिलक ने अपने अखबार केसरी में दोनों क्रांतिकारियों के पक्ष में खूब लिखा और एक बार फिर राजद्रोह के आरोप में घिर गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने तिलक के लिए वकालत की, लेकिन तिलक को 6 साल की सजा दी गई। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले तिलक पर 1916 में राजद्रोह का आरोप तीसरी बार लगा, लेकिन इस बार जिन्ना ने तिलक को बचा लिया और उन्हें कोई सजा नहीं सुनाई गई। पहला केस तो यही था भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह का। दूसरा केस जो हुआ वो था जब कानपुर के अंदर जो आर्मी का कैंटोनमेंट था उसको लेकर भी राजद्रोह के बारे में हुआ। और भी जो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी जो गठित हुई कमेटी, उन्होंने भी सेडिशन या राजद्रोह का मामला सुभाष बोस के ऊपर भी लगाया था। अर्थात अंग्रेज़ों के लिए जो भी आज़ादी मांगता था
उनके हिसाब से वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ कार्य करते थे। राजद्रोह के मुकदमों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के इरादे में तनिक भी बदलाव नहीं हुआ। 1922 में अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को धारा 124A के तहत राजद्रोह का आरोपी बनाया। उनका अपराध ये था कि उन्होंने अंग्रेजी राज के विरोध में एक अखबार में 3 लेख लिखे, विद लॉयल्टी, शेकिंग द मेंस और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन। कानूनी कार्यवाही के बाद महात्मा गांधी पर राजद्रोह के आरोप में 18 मार्च 1922 को 6 साल की सजा सुनाई गई और 2 साल बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया। वहीं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहे थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को राजद्रोह के आरोप में फांसी पर चढ़ाया गया था। आजादी के बाद भारत राष्ट्र निर्माण में जुट गया, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार भी मिला, लेकिन राजद्रोह के आरोप तब भी कई लोगों पर लगे। सबसे पहले बिहार के केदारनाथ सिंह का एक भाषण सुर्खियों में आया। राज्य सरकार ने उन पर 1962 में राजद्रोह का आरोप लगाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस आरोप को हटा दिया। 2010 में विनायक सेन पर नक्सल विचारधारा फैलाने के आरोप में राजद्रोह के तहत मुकदमा चला और 2 लोगों समेत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर भी राजद्रोह का आरोप लगा था। 2012 में तमिलनाडु सरकार ने कुडनकुलम परमाणु प्लांट का विरोध करने वाले 7,000 ग्रामीणों पर राजद्रोह की धाराएं लगाई थीं। 2015 में हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार के साथ उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य पर भी इस आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, राजद्रोह के आरोप की चपेट में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय भी आ चुके हैं। असम में नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ असमी विद्वान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिरेन गुहाइन, किसानों के अधिकार के लिए लड़ने वाले अखिल गोगोई और पत्रकार मंजीत महंता पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए गए। हालांकि इन सभी को कोर्ट से राहत भी मिल गई। जो हमारे तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष बोस हैं और जितने भी ये थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके सबके विरुद्ध में एक सेक्शन जरूर लगाते थे। जब भी कोई ट्रायल या जब भी कोई क्रिमिनल एक्शन होता था, वो होता था राजद्रोह का। और उन सब के अंदर आखिर में जाके या तो उनको कहा जाता था कि आप माफ़ी मांगें और कहें कि भविष्य में ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध आप कोई उंगली नहीं उठाएंगे। जो सबको अच्छी तरह चर्चित मालूम है कि इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का ये कहना स्वीकार किया कि हमने राजद्रोह का है। उनका कहना है कि हमने आज़ादी मांगी, हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए, उसको आप ब्रिटिश परिपक्ष में नहीं देख सकते और वो किसी रूप से राजद्रोह नहीं है। अभी तक भारत में राजद्रोह के कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पहली बार राजद्रोह पर आंकड़े जुटाने 2014 में शुरू किए और इसके मुताबिक 2014 में देश भर के 9 राज्यों में इसके 47 मुकदमे दर्ज किए गए। 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1 को ही दोषी ठहराया गया। 9 राज्यों की इस सूची में बिहार शीर्ष पर है, उसके बाद झारखंड, केरल और ओडिशा का स्थान है। 2018 में संसद में इस संबंध में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से संसद को आंकड़े बताए गए, जिसके अनुसार 2014 से 2016 के बीच देश में राजद्रोह के आरोप में 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से सिर्फ 2 पर ही दोष साबित किया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।
मेरे साथ